लीजिए सुनिए, ऑर्थर कानन डॉयल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स क्लर्क का हिंदी अनुवाद। स्टॉक ब्रोकर के क्लर्क का रहस्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मेरी शादी के थोड़े ही समय बाद मैंने पेडिंगटन इलाके में अपना एक नया क्लिनिक खरीदा। बूढ़े मिस्टर फारख्वार, जिनसे मैंने वो क्लिनिक लिया था, कभी उस इलाके के बहुत मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन उम्र के साथ साथ उनमें सेंट वाइट्स डांस जैसी एक अजीब बीमारी ने घर कर लिया था, जिसके कारण उनका व्यवसाय बहुत घट गया था। आम जनता का स्वभाव होता है कि जो दूसरों को ठीक करना चाहता है, उसे खुद भी पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए जब लोग देखते हैं कि खुद डॉक्टर की दवा डॉक्टर पर ही असर नहीं करती, तो वे उस पर भरोसा नहीं करते। नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे मेरे पूर्ववर्ती की तबीयत बिगड़ती गई, उनका कारोबार भी गिरता गया, और जब मैंने उनसे वो क्लिनिक खरीदा, तब वो सालाना 1200 से घटकर केवल 300 पाउंड का रह गया था। लेकिन मुझे अपने जोश और मेहनत पर भरोसा था। मुझे पूरा यकीन था कि कुछ ही सालों में मैं उस कारोबार को फिर से पहले जैसा चमका दूंगा। क्लिनिक संभालने के बाद के 3 महीनों तक मैं इतना व्यस्त रहा कि मुझे अपने पुराने दोस्त शर्लॉक होम्स से मिलने का मौका ही नहीं मिला। मैं बेकर स्ट्रीट नहीं जा पाता था, और होम्स भी अपने काम के सिलसिले के अलावा शायद ही कहीं जाता था। इसलिए जब 1 जून की सुबह मैं नाश्ते के बाद ब्रिटिश मेडिकल जर्नल पढ़ रहा था और घंटी बजी, तो जैसे ही दरवाजे से उसकी तेज और कुछ तीखी आवाज आई, मैं चौंक गया। ओ मेरे प्रिय वॉटसन, वो कमरे में तेजी से दाखिल होते हुए बोला। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि मिसेस वॉटसन अब पूरी तरह ठीक हैं, और साइन ऑफ 4 वाले हमारे रोमांच से जुड़ा सारा उत्साह अब शांत हो गया होगा। धन्यवाद, हम दोनों बिल्कुल अच्छे हैं, मैंने कहा, और उसका हाथ खुशी से थाम लिया। वो झूले वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मेडिकल पेशे की चिंताओं ने तुम्हारे अंदर के उस पुराने जिज्ञासु शोधकर्ता को पूरी तरह नहीं दबा दिया होगा, जो पहले हमारी छोटी छोटी तर्क भरी पहेलियों में इतनी दिलचस्पी लिया करता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उल्टा हुआ है। बस कल रात ही मैं अपने पुराने नोट्स देख रहा था और हमारे पिछले मामलों को क्रम में बांट रहा था। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने संग्रह को अब बंद नहीं मानते। कदापि नहीं, मैंने जवाब दिया, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि वैसी और घटनाएं सामने आए। जैसे आज? उसने पूछा। हाँ, आज ही, अगर तुम्हें ठीक लगे। और अगर मामला बर्मिंघम तक ले जाए तो? कोई आपत्ति नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा हो। और तुम्हारा क्लिनिक? जब मेरा पड़ोसी जाता है तो उसका काम मैं संभालता हूं। अब मैं जाऊं तो वो मेरा कर देगा। ये हमारा पुराना समझौता है। बहुत बढ़िया, होम्स ने कहा, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए और आधी बंद पलकों के नीचे से मेरी ओर तीखी नजर डालते हुए। मुझे लगता है कि तुम हाल ही में बीमार थे। गर्मियों में आने वाले जुकाम वाकई थोड़े परेशान करते हैं। पिछले हफ्ते मैं 3 दिन तक बुरी तरह ठंड लगने के कारण घर में ही था, मैंने कहा। हालांकि अब मुझे लगा था कि मैंने उसका सारा असर उतार दिया है। बिल्कुल उतार दिया है, उसने शांत भाव से कहा। तुम बहुत तंदुरुस्त दिख रहे हो। तो फिर तुमने कैसे जाना कि मैं बीमार था? मेरे प्रिय दोस्त, तुम तो मेरे तरीके जानते ही हो। तो तुमने ये निष्कर्ष निकाला? बिल्कुल। और किससे? तुम्हारी चप्पलों से। मैंने नीचे देखा। मैंने जो नए पेटेंट लेदर पहन रखे थे। ये कैसे? मैंने बोलना शुरू ही किया था कि होम्स ने मेरे सवाल का जवाब उससे पहले ही दे दिया। तुम्हारी चप्पलें बिल्कुल नई हैं, उसने कहा। तुम्हें इन्हें पहने हुए चंद हफ्ते ही हुए होंगे। जिन तलवों को तुम अभी मेरी तरफ दिखा रहे हो, वे हल्के से झुलसे हुए हैं। एक पल मुझे लगा शायद ये गीली हो गई थीं और सुखाने में जल गई हों, लेकिन पैर के बीच वाले हिस्से के पास एक छोटी सी गोल कागज की टिकिया है, जिस पर दुकानदार का कोई निशान है। अगर ये चप्पलें गीली हुई होती तो वो टिकिया मिट जाती। इसका मतलब तुम आग के सामने पैर फैलाकर बैठे थे। जो कोई आदमी, चाहे जून का महीना कितना बरसाती क्यों ना हो, अगर पूरी तरह स्वस्थ हो तो ऐसा नहीं करता। हर बार की तरह होम्स की ये दलील भी जब समझ में आई तो बिल्कुल आसान और सीधी लगी। उसने मेरे चेहरे पर उभरते भावों को पढ़ लिया।
उसकी मुस्कान में हल्की सी कड़वाहट झलक आई। मुझे लगता है कि जब मैं अपनी सोच खुलकर बता देता हूं तो खुद को ज्यादा उजागर कर देता हूं, उसने कहा। कभी कभी बिना कारण बताए नतीजा ज्यादा प्रभावशाली लगता है। तो तुम बर्मिंघम चलने के लिए तैयार हो ना? जरूर, मामला क्या है? सारी बात ट्रेन में बताऊंगा। मेरा मुवक्किल बाहर 4 पहिए वाली गाड़ी में इंतजार कर रहा है। क्या तुम अभी निकल सकते हो? एकदम अभी। मैंने अपने पड़ोसी को जल्दी से एक नोट लिख भेजा, ऊपर जाकर पत्नी को सब समझाया और फिर नीचे आकर होम्स के साथ दरवाजे पर पहुंचा। तुम्हारा पड़ोसी डॉक्टर है? उसने पीतल की नेम प्लेट देखते हुए कहा। हाँ, उसने भी मेरी तरह एक क्लिनिक खरीदा है। क्या वो पुरानी और जमी जमाई प्रैक्टिस थी? बिल्कुल मेरी जैसी। दोनों तभी से चल रही हैं जब ये घर बनाए गए थे। अच्छा, तो तुमने दोनों में बेहतर वाला लिया? मुझे भी यही लगता है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? सीढ़ियों से मेरे दोस्त। तुम्हारी सीढ़ियां उसकी तुलना में 3 इंच ज्यादा घिस चुकी हैं। लेकिन अब इस घोड़ा गाड़ी में जो सज्जन बैठे हैं वे मेरे मुवक्किल हैं, मिस्टर हॉल पाईक्राफ्ट। तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। गाड़ीवान, घोड़े को तेज चलाओ, हमें मुश्किल से ट्रेन पकड़ने का वक्त है। जिस व्यक्ति से मेरा परिचय कराया गया वो मजबूत कदकाठी वाला गोरे रंग का जवान आदमी था। उसका चेहरा खुला हुआ, सच्चा और जिंदा दिल लगता था और ऊपरी होंठ पर साफ सुथरी हल्की पीली मूछें थीं। उसने बहुत चमकदार टॉप हैट और सादा काला सूट पहन रखा था, जिससे वो बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसा वो था, शहर का सलीकेदार चुस्त नौजवान। ऐसा युवक जिन्हें लोग कॉकनी कहते हैं, पर यही लोग अंग्रेजी स्वयंसेवी रेजिमेंटों की रीढ़ हैं और सबसे बढ़िया खिलाड़ी और खेल प्रेमी भी यही वर्ग पैदा करता है। उसका गोल गुलाबी चेहरा स्वभाव से प्रसन्न चित्त था, पर उसके होठों के कोने मुझे थोड़े नीचे झुके लगे, जैसे किसी हल्की फुल्की परेशानी से हंसते हंसते परेशान हो। हालांकि असल बात मुझे तब ही समझ आई जब हम तीनों बर्मिंघम की ओर जाती ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ चुके थे और यात्रा शुरू हो चुकी थी। हमारे पास अब 70 मिनट का साफ सफर है, होम्स ने कहा। तो मिस्टर हॉल पाईक्राफ्ट, मैं चाहता हूं आप अपनी दिलचस्प कहानी मेरे दोस्त को ठीक वैसे ही सुनाएं जैसे आपने मुझे सुनाई थी, बल्कि अगर संभव हो तो थोड़े और विस्तार से। घटनाओं का क्रम दोबारा सुनना मेरे लिए उपयोगी रहेगा। ये मामला, वॉटसन, शायद कुछ खास साबित हो या बिल्कुल साधारण निकले, लेकिन कम से कम इसमें वे अनोखी और अलग सी बातें तो हैं ही जो तुम्हें उतनी ही पसंद हैं जितनी मुझे। अब मिस्टर पाईक्राफ्ट, मैं बीच में दखल नहीं दूंगा। हमारा युवा साथी मेरी ओर देख मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत और झिझक का मिलाजुला भाव था। इस कहानी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, उसने कहा, कि इसमें मैं खुद को पूरा बेवकूफ साबित करता हूं। सब ठीक भी हो सकता है और शायद मैं कुछ और करता भी नहीं, पर अगर मैंने अपनी नौकरी गंवा दी और बदले में कुछ नहीं पाया तो समझ लूंगा कि मैं कितना मूर्ख था। मैं कहानी कहने में बहुत अच्छा नहीं हूं डॉक्टर वाटसन, लेकिन मेरी बात कुछ यूं है। मैं पहले कॉक्सन एंड वुडहाउस नाम की फर्म में काम करता था जो ड्रेपर्स गार्डन में है, पर इस साल के बसंत में उन्होंने वेनेजुएला लोन में पैसा फंसा दिया और कंपनी बुरी तरह डूब गई। आपको शायद याद हो। मैं वहां 5 साल से था और जब कंपनी टूटी तो बूढ़े कॉक्सन ने मुझे बड़ा अच्छा प्रशंसा पत्र दिया, पर जाहिर है जब पूरी फर्म डूबी तो हम 27 क्लर्क सब बाहर निकाल दिए गए। मैं इधर उधर नौकरी की तलाश में भटका, लेकिन मेरी ही तरह बहुत से लड़के काम ढूंढ रहे थे और लंबे समय तक कोई उम्मीद नहीं दिखी। मैं पहले कॉक्सन की कंपनी में हफ्ते के 3 पाउंड लेता था और करीब 70 पाउंड बचा रखे थे, पर वो रकम भी जल्दी खत्म हो गई। आखिर ऐसी हालत आई कि विज्ञापनों का जवाब देने या डाक टिकट लगाने के भी पैसे नहीं बचे। दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाते लगाते मेरे जूते घिस गए और मुझे लगने लगा कि नौकरी उतनी ही दूर है जितनी शुरू में थी। आखिरकार मैंने एक विज्ञापन देखा, मॉसन एंड विलियम नाम की बड़ी शेयर दलाली फर्म में, जो लोम्बार्ड स्ट्रीट पर है। मुझे नहीं पता कि शेयर बाजार तुम्हारी दिलचस्पी का क्षेत्र है या नहीं, लेकिन इतना बता दूं कि ये लंदन की सबसे अमीर कंपनियों में से एक मानी जाती है। विज्ञापन में लिखा था कि आवेदन केवल चिट्ठी से भेजे जाएं। मैंने अपना सिफारिश पत्र और आवेदन भेज दिया, लेकिन मन में जरा भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी कुछ ही दिनों में जवाब आया।
लिखा था कि अगर मैं अगले सोमवार हाजिर हो जाऊं तो उसी दिन अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल सकता हूं, बशर्ते कि मेरा व्यक्तित्व उपयुक्त लगे। कोई नहीं जानता कि इस तरह की चुनौतियां कैसे तय होती हैं। लोग कहते हैं कि मैनेजर बिना सोचे ढेर में हाथ डालता है और जो पहला आवेदन आता है उसे ही चुन लेता है। जैसे भी हो, उस दिन किस्मत मेरी थी और मैं जितना खुश था वैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ था। तनख्वाहें भी 1 पाउंड ज्यादा थी और काम लगभग वैसा ही जैसा कॉक्सन की कंपनी में था। अब आता हूं उस अजीब हिस्से पर। तब मैं हेम्पस्टेड की ओर 17 पॉटर्स टेरेस में एक कमरे में किराए पर रहता था। उसी शाम जब मुझे नौकरी मिलने की चिट्ठी मिली थी, मैं सिगरेट पीते हुए बैठा था कि मेरी मकान मालकिन एक कार्ड लेकर आई। उस पर लिखा था, ऑर्थर पिनर, फाइनेंशियल एजेंट। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए समझ नहीं पाया कि वो मुझसे क्या चाहते होंगे, मगर जाहिर है मैंने कहा कि उन्हें ऊपर भेज दो। वो अंदर आए। मध्यम कद के, काले बालों वाले, काली आंखों और घनी काली दाढ़ी वाले व्यक्ति थे। नाक नक्श पर थोड़ा सा यहूदीपन झलक रहा था। उनका चाल ढाल तेज था और बोलने का ढंग भी चुस्त सा, जैसे वक्त की कीमत अच्छी तरह जानते हो। मिस्टर हॉल पाइक्राफ्ट, मेरा ख्याल है, उन्होंने पूछा। जी हाँ सर, मैंने जवाब दिया और उनके सामने एक कुर्सी खींच दी। कॉक्सन एंड वुडहाउस में काम करते थे? जी हाँ सर। और अब मॉसन की फर्म में नियुक्त हुए हैं? बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने कहा, तो बात यह है कि मैंने तुम्हारी वित्तीय समझबूझ के बारे में कुछ बहुत ही असाधारण बातें सुनी हैं। तुम्हें याद होगा पार्कर, जो कॉक्सन में मैनेजर था, वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। दफ्तर में मैं हमेशा सतर्कता और समझदारी से काम करता था, पर यह सोचकर हैरान था कि मेरी चर्चा अब सिटी ऑफिसों में इस तरह हो रही है। तुम्हारी याददाश्त अच्छी है? उसने पूछा। कुछ खास बुरी नहीं, मैंने विनम्रता से कहा। नौकरी ना होने के दौरान भी बाजार की खबर रखते रहे? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, मैं रोज सुबह स्टॉक एक्सचेंज की सूची देखता हूं। वाह, वो बोला, यही तो सच्ची लगन है, यही सफलता का रास्ता है। तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हारी परख कर लूं। देखता हूं। हाँ बताओ, ईयरशायर के दाम अभी क्या है? 106 और 1/4 से गिरकर 105 और 7/8। और न्यूजीलैंड कंसोलिडेटेड 104। और ब्रिटिश ब्रोकन हिल्स 707 और 6। शानदार, वो चिल्लाया, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए। ये सब ठीक वैसा ही है जैसा मैंने सुना था। मेरे लड़के, मेरे प्यारे लड़के, तुम मॉसन की फर्म में सिर्फ क्लर्क बनने के लिए बहुत ज्यादा काबिल हो। उसका ये उत्साह सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया। खैर, मैंने कहा, बाकी लोग शायद मुझे उतना गुणी नहीं समझते मिस्टर पिनर। मुझे ये जगह पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी और अब जब मिली है तो मैं बहुत खुश हूं। अरे नहीं जवान, पिनर बोला, तुम्हें इससे ऊपर उड़ना चाहिए। यह तुम्हारा असली मुकाम नहीं है। चलो मैं बताता हूं कि मामला क्या है। जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो तुम्हारी क्षमता के आगे तो छोटा जरूर है, लेकिन यदि मौसम से तुलना करो तो आसमान जमीन का फर्क है। देखता हूं, तुम मौसम में कब जा रहे हो? सोमवार को। मैं तो थोड़ा सा दांव लगाने को तैयार हूं कि तुम वहां जाओगे ही नहीं। क्या मतलब? मौसम में नहीं जाऊंगा? नहीं मेरे दोस्त, उस दिन तक तुम मौसम की कंपनी में नहीं बल्कि फ्रैंको मिडलैंड हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड के बिजनेस मैनेजर बन जाओगे। एक ऐसी कंपनी जिसकी फ्रांस के शहरों और कस्बों में कुल 134 शाखाएं हैं और इसके अलावा एक एक शाखा ब्रसेल्स और सैन रेमो में भी है। ये सुनकर मेरी सांस जैसे थम गई। मैंने इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना, मैंने कहा। यह संभव है, उसने जवाब दिया। अब तक इस कारोबार को बहुत गुप्त रखा गया है क्योंकि इसकी सारी पूंजी निजी हिस्सेदारों ने लगाई है। ये इतना बढ़िया सौदा है कि इसे आम जनता में नहीं खोला गया। मेरा भाई हैरी पिनर इसका प्रमोटर है और शेयर बांटे जाने के बाद वो बोर्ड में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जुड़ने वाला है। उसे मालूम था कि मैं यहाँ लंदन में अच्छे संपर्कों में हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि किसी होनहार, तेज तर्रार नौजवान को ढूंढो जो उत्साही भी हो और ज्यादा महंगा भी ना पड़े। पार्कर ने तुम्हारा नाम लिया और उसी ने मुझे आज रात यहां ला दिया। हम शुरुआत में तुम्हें केवल 500 पाउंड सालाना दे सकते हैं।
500 पाउंड सालाना? मैंने विस्मय से चिल्लाकर कहा। हाँ, शुरुआत में सिर्फ इतना ही, लेकिन इसके साथ तुम्हें अपने एजेंटों द्वारा किए गए हर सौदे पर 1% अतिरिक्त कमीशन भी मिलेगा, और यकीन मानो वो तुम्हारी तनख्वाह से कहीं ज्यादा होगा। मगर मुझे हार्डवेयर का तो कोई ज्ञान नहीं है, मैंने कहा। अरे मेरे लड़के, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें गिनती का ज्ञान है, वही काफी है। मेरे सिर में जैसे भनभनाहट सी होने लगी। मैं अपने स्थान पर चैन से बैठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसी क्षण एक हल्का सा अविश्वास मेरे मन में आया। मुझे आपसे साफ साफ बात करनी चाहिए, मैंने कहा। मौसन मुझे केवल 200 पाउंड देता है, लेकिन वो एक सुरक्षित जगह है। सच कहूं तो आपकी कंपनी के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, इसलिए। वाह, यही तो चाहिए, वो लगभग खुशी से झूम उठा। तुम हमारे काम के आदमी हो, कोई तुम्हें मनमाने ढंग से नहीं घुमा सकता, और यही बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मेरे पास यहाँ 100 पाउंड का नोट है। अगर तुम्हें लगता है कि हम साथ काम कर सकते हैं, तो इसे अग्रिम वेतन समझकर अपनी जेब में रख लो। ये तो बड़ी उदारता है, मैंने कहा। मुझे नया काम कब संभालना चाहिए? कल दोपहर 1 बजे बर्मिंघम पहुंच जाना, उसने कहा। मेरी जेब में एक नोट है जो तुम मेरे भाई को दोगे। वो 126 कॉरपोरेशन स्ट्रीट पर मिलेगा, जहां कंपनी का अस्थायी दफ्तर इस समय चल रहा है। औपचारिक रूप से वही तुम्हारी नियुक्ति की पुष्टि करेगा, लेकिन हमारे बीच में बात तो तय ही समझो। सच कहूं मिस्टर पिनर, मैं नहीं जानता आपका धन्यवाद कैसे करूं, मैंने कहा। अरे नहीं मेरे लड़के, वो बोला, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी योग्यता का ही फल मिल रहा है। बस 2-4 औपचारिक बातें बाकी हैं जिन्हें हमें निपटाना है। तुम्हारे पास जो कागज रखा है उस पर कृपया लिख दो। मैं फ्रैंको मिडलैंड हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड में बिजनेस मैनेजर के पद पर 500 पाउंड सालाना न्यूनतम वेतन पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैंने जैसा उसने कहा वैसा ही कागज पर लिख दिया, और उसने मुस्कुराते हुए वो कागज अपनी कोट की जेब में रख लिया। अब एक और छोटा सा मामला, उसने कहा। मौसन की नौकरी के बारे में क्या करने वाले हो? मैं खुशी में मौसन को लगभग भूल ही गया था। मैं उन्हें लिखकर इस्तीफा दे दूंगा, मैंने कहा। नहीं, वो बोला, मैं यही तो नहीं चाहता। दरअसल मेरा मौसन के मैनेजर से तुम्हारे ही सिलसिले में झगड़ा हो गया था। मैं वहां तुम्हारे बारे में पूछने गया था, और वो बड़ा अभद्र निकला। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उसकी कंपनी से उसका आदमी खींचना चाहता हूं। आखिरकार मैं सच में नाराज हो गया और कहा, अगर तुम्हें अच्छे लोग चाहिए तो उन्हें अच्छा दाम दो। उसने कहा, हम तुम्हारे बड़े वेतन की बजाय अपनी छोटी तनख्वाह से ज्यादा खुश हैं। मैंने कहा, अच्छा 5 पाउंड की शर्त लगा लो, जब उसे मेरा ऑफर मिलेगा तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं। मंजूर, उसने कहा। हमने उसे नीचे से उठाया है, वो इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ेगा, यही उसके शब्द थे। कितना बेहया आदमी, मैंने गुस्से से कहा। मैंने तो उसे जीवन भर देखा तक नहीं, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? अगर आप कहें कि मैं ना लिखूं तो मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा। अच्छा, तो ये पक्का रहा, उसने कहा, और फिर कुर्सी से उठते हुए बोला, मुझे सच में खुशी है कि अपने भाई के लिए इतना योग्य साथी मिला। ये लो तुम्हारे एडवांस के 100 पाउंड, और ये रही वो चिट्ठी। पता नोट कर लो, 126 कॉरपोरेशन स्ट्रीट। और याद रखना, कल दोपहर ठीक 1 बजे तुम्हारी नियुक्ति का वक्त है। अब शुभ रात्रि, और भगवान करे तुम्हें वही सफलता मिले जिसके तुम सच में हकदार हो। बस हमारे बीच जितनी बातें हुई, जितना मैं याद कर सकता हूं, लगभग इतनी ही थी। उसने कहा, आप अंदाजा लगा सकते हैं डॉक्टर वाटसन कि इतनी असाधारण किस्मत के अचानक मिल जाने पर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूंगा। मैं आधी रात तक जागते हुए सचमुच अपने आप को बाहों में जकड़े बैठा, इसी सुखद ख्याल में डूबा रहा, और अगले ही दिन मैं ऐसी ट्रेन से बर्मिंघम के लिए रवाना हो गया जो मुझे मेरी नियुक्ति के समय से काफी पहले पहुंचा दे। मैंने अपना सामान न्यू स्ट्रीट के एक होटल में रखवा दिया, और फिर मैं उस पते की ओर चल पड़ा जो मुझे दिया गया था। मैं अपने समय से 15 मिनट पहले पहुंच गया था, पर मुझे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 126 दो बड़ी दुकानों के बीच का एक रास्ता था जो एक घुमावदार पत्थर की सीढ़ी तक जाता था। वही सीढ़ी ऊपर कई फ्लैटों तक जाती थी, जिन्हें अलग अलग कंपनियों या पेशेवर लोगों के दफ्तरों के रूप में किराए पर दिया गया था। नीचे दीवार के तले रहने वालों के नाम पेंट किए हुए थे, लेकिन फ्रैंको मिडलैंड हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड जैसा
कोई नाम वहां नहीं था। मैं कुछ मिनट वहीं खड़ा रहा। मेरा दिल मानो जूतों में उतर आया हो, ये सोचते हुए कि कहीं ये सारा मामला कोई बहुत बारीकी से रचा गया छल तो नहीं। तभी ऊपर से एक आदमी नीचे आया और मुझसे बोला। वो पिछले रात वाले आदमी से बहुत मिलता जुलता था। वही कद काठी और वही आवाज। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा साफ सुथरा मुड़ा हुआ था और उसके बालों का रंग कुछ हल्का था। क्या आप मिस्टर हॉल पाइक्राफ्ट हैं? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। ओह, मैं आपका इंतजार कर रहा था, पर आप जरा से समय से पहले आ गए हैं। मुझे आज सुबह ही अपने भाई का नोट मिला, जिसमें उसने आपकी बहुत बढ़ चढ़कर तारीफ की है। मैं तो अभी आपके दफ्तर के नाम की तलाशी कर रहा था कि आप मिल गए, मैंने कहा। हमने अभी अपना नाम नहीं लगाया है, क्योंकि ये अस्थायी दफ्तर हमें पिछले हफ्ते ही मिले हैं। मेरे साथ ऊपर आइए और हम आराम से मामले पर बात करेंगे। मैं उसके पीछे पीछे बहुत ऊंची सीढ़ी के शीर्ष तक गया और वहां छत की पट्टियों के ठीक नीचे दो छोटे धूल भरे खाली कमरे थे, बिना कालीनों के और बिना पर्दों के, जिनमें वो मुझे ले गया। मैंने तो एक बड़े दफ्तर की कल्पना की थी, चमकदार मेजों और क्लर्कों की कतारों के साथ, जैसा कि मेरी आदत थी। और शायद मैं दो सादी तख्ती की कुर्सियों और एक छोटी सी मेज, जिनके साथ एक लेज़र और एक कागज कूड़ेदान को टकटकी लगाकर देखता रह गया, क्योंकि वही पूरा फर्नीचर था। हतोत्साहित मत होइए मिस्टर पाइक्राफ्ट, मेरे इस नए परिचित ने मेरे लंबे पड़े चेहरे को देखकर कहा। रोम एक दिन में नहीं बना था और हमारे पीछे बहुत पैसा है। भले अभी दफ्तरों में ज्यादा ठाट बाट नहीं दिखता। कृपया बैठिए और मुझे अपना पत्र दीजिए। मैंने उसे वो पत्र दिया और उसने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा। लगता है कि आपने मेरे भाई आर्थर पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है, उसने कहा। और मैं जानता हूं कि वो काफी तीक्ष्ण समझ का जज है। वो आप जानते ही होंगे, लंदन की कसम खाता है और मैं बर्मिंघम की। लेकिन इस बार मैं उसकी सलाह मानूंगा। कृपया अपने आप को स्पष्ट रूप से नियुक्त समझिए। मेरे कर्तव्य क्या होंगे? मैंने पूछा। आखिरकार आप पेरिस के बड़े डिपो का प्रबंधन करेंगे, जो इंग्लैंड की चीनी मिट्टी के बर्तन की बाढ़ फ्रांस के 134 एजेंटों की दुकानों में उतार देगा। खरीद फरोख्त एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी और इस बीच आप बर्मिंघम में रहकर अपने आप को उपयोगी बनाइए। कैसे? जवाब में उसने दराज से एक बड़ी लाल किताब निकाली। ये पेरिस की डायरेक्टरी है, उसने कहा, जिसमें लोगों के नामों के बाद उनके कारोबार लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने साथ घर ले जाएं और सारे हार्डवेयर बेचने वालों को उनके पतों सहित चिन्हित कर दें। ये सूची मेरे लिए अत्यंत उपयोगी होगी। क्या निश्चित वर्गों में बटी हुई सूचियां मौजूद नहीं हैं? मैंने सुझाव दिया। विश्वसनीय नहीं, उनका ढांचा हमारे जैसा नहीं है। इसी पर टिके रहिए और सोमवार को 12 बजे तक सूचियां मुझे दे दीजिए। शुभ दिवस मिस्टर पाइक्राफ्ट। अगर आप इसी तरह उत्साह और बुद्धिमत्ता दिखाते रहे तो आपको ये कंपनी अच्छी मालिक लगेगी। मैं अपनी बांह के नीचे बड़ी किताब दबाए होटल लौट आया और मेरे सीने में बहुत विरोधाभासी भाव उठ रहे थे। एक तरफ मैं स्पष्ट रूप से नियुक्त था और मेरी जेब में 100 पाउंड थे। दूसरी तरफ दफ्तरों का उजड़ा सा रूप, दीवार पर नाम का न होना और वे दूसरे बिंदु जो किसी कारोबारी आदमी की नज़र में चुभते। इन सब ने मेरे नियोक्ताओं की हैसियत के बारे में बुरा प्रभाव छोड़ दिया था। फिर भी जो भी हो, पैसे तो मेरे पास थे, सो मैं अपने काम में लग गया। सारे रविवार मैं कड़ी मेहनत में लगा रहा और फिर भी सोमवार तक मैं सिर्फ एच तक ही पहुंच पाया था। मैं अपनी नियोक्ता के पास गया, उसे उसी उखड़े उखड़े से कमरे में पाया और मुझे ये बताया गया कि बुधवार तक इसी पर डटे रहो और फिर आना। बुधवार को भी काम अधूरा था, तो मैंने पीट पीट कर इसे शुक्रवार यानी कल तक चलाया। तब मैं ये सूची मिस्टर हैरी पिनर के पास ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा। मुझे डर है कि मैंने इस काम की कठिनाई को कम आंका था। ये सूची मेरे लिए बहुत भौतिक सहायता सिद्ध होगी। इसमें कुछ समय लगा। मैंने कहा, और अब? उसने कहा, मुझे चाहिए कि तुम फर्नीचर की दुकानों की भी एक सूची बना दो, क्योंकि वे सब चीनी मिट्टी के बर्तन भी बेचती हैं। बहुत अच्छा। और तुम कल शाम 7 बजे ऊपर आ जाना और मुझे बता देना कि काम कितना आगे बढ़ा है। अपने आप को ज्यादा थकाना मत। शाम को डेज म्यूजिक हॉल में 2 घंटे बिताने से तुम्हारी मेहनत के बाद कोई नुकसान नहीं होगा। वो ये कहते हुए हंसा और उसी क्षण रोमांच से मैंने देखा कि उसके बाएं तरफ दूसरा दांत बहुत बुरी तरह सोने से भरा हुआ था।
शर्लॉक होम्स ने आनंद से अपने हाथ रगड़े और मैं अपने मुवक्किल की ओर विस्मय से देखता रह गया। डॉक्टर वॉटसन, आपका चकित होना स्वाभाविक है। बात यूं है, वो बोला, लंदन में दूसरे शख्स से बात करते समय जब वो मेरे मौसन में न जाने पर हंसा था, मेरी नज़र संयुक्त से उसके दांत पर पड़ी थी, जो बिल्कुल इसी ढंग से भरा हुआ था। दोनों बार सोने की चमक पर मेरी नज़र पड़ गई। समझिए, जब मैंने उसे उसी जैसी आवाज़ और कदकाठी के साथ जोड़ा और ये देखा कि सिर्फ वही चीज़ें बदली थीं जिन्हें उस्तरा या विग से बदला जा सकता है, तो मुझे जरा भी शक न रहा कि वो वही आदमी था। दो भाइयों का एक जैसा दिखना तो अपेक्षित है, लेकिन एक ही दांत का उसी तरह से भरा होना तो नहीं। उसने मुझे झुककर विदा किया और मैंने अपने आप को सड़क पर पाया, ये न जानते हुए कि मैं सिर के बल था या एड़ी के बल। मैं वापस अपने होटल गया, सिर ठंडे पानी के तसले में डुबोया और बात को समझने की कोशिश की। उसने मुझे लंदन से बर्मिंघम क्यों भेजा, वो मुझसे पहले वहां क्यों पहुंचा, और उसने अपने ही पास से अपने ही नाम पत्र क्यों लिखा, ये सब मिलाकर मेरे लिए बहुत ज्यादा था और मैं उसका कोई सिर पैर नहीं निकाल सका। तभी अचानक दिमाग में आया कि जो बात मेरे लिए अंधेरी है वो मिस्टर शर्लॉक होम्स पर बहुत साफ हो सकती है। मेरे पास बस इतना ही समय था कि रात की गाड़ी से शहर लौटकर आज सुबह उनसे मिल लूं और आप दोनों को अपने साथ बर्मिंघम ले आऊं। स्टॉक ब्रोकर के क्लर्क ने अपनी चौंकाने वाली दास्तान खत्म की तो कुछ क्षण का मौन छा गया। फिर शर्लॉक होम्स ने कुशन पर पीछे टिकते हुए एक रसिक की तरह, जिसके सामने धूमकेतु वर्ष की दुर्लभ वाइन का पहला घूंट आया हो, प्रसन्न किंतु परखती आंखों से मेरी ओर देखा। काफी बढ़िया है वॉटसन, है ना? उसने कहा। इसमें कुछ बिंदु मुझे बहुत भाते हैं। मुझे लगता है कि तुम मानोगे कि फ्रैंको मिडलैंड हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड के अस्थायी दफ्तरों में मिस्टर आर्थर हैरी पिनर से मुलाकात हम दोनों के लिए काफी दिलचस्प अनुभव होगा। लेकिन ये करेंगे कैसे? मैंने पूछा। अरे ये तो बड़े आराम से, हॉल पाइक्राफ्ट ने खुशी से कहा। आप दोनों मेरे दोस्त हैं जिन्हें एक नौकरी चाहिए, और इससे स्वाभाविक क्या होगा कि मैं आप दोनों को मैनेजिंग डायरेक्टर के पास ले चलूं। ठीक है, बिल्कुल, होम्स ने कहा। मैं उस सज्जन को देखना चाहूंगा और देखूं कि उसके छोटे से खेल का कुछ पता लगा सकता हूं या नहीं। तुम्हारे कौन से ऐसे गुण हैं मेरे दोस्त जिनसे तुम्हारी सेवाएं इतनी अनमोल हो जाती हैं? या क्या ये संभव है कि वो अपने नाखून चबाने लगा और खिड़की के बाहर खाली सी नजर से देखने लगा, और तब तक उसके मुंह से हम मुश्किल से कोई और बात निकलवा पाए जब तक हम न्यू स्ट्रीट नहीं पहुंच गए। उस शाम 7 बजे हम तीनों कॉरपोरेशन स्ट्रीट पर कंपनी के दफ्तरों की ओर टहलते हुए जा रहे थे। हमारा समय से पहले पहुंचना बेकार है, हमारे मुवक्किल ने कहा। वो वहां सिर्फ मुझसे मिलने ही आता है, क्योंकि उसके बताए हुए बिल्कुल समय तक जगह सूनी ही रहती है। ये बात संकेत देती है, होम्स ने कहा। देखा, मैंने कहा था ना, क्लर्क चिल्लाया। वो रहा, हमारे आगे आगे जा रहा है। उसने सड़क के दूसरी ओर जा रहे एक छोटे कद के सांवले अच्छे कपड़े पहने आदमी की ओर इशारा किया, जो फुर्ती से बढ़ता चला जा रहा था। हम देख ही रहे थे कि उसने उस लड़के की ओर देखा जो शाम के अखबार का ताज़ा संस्करण चिल्लाकर बेच रहा था, और टैक्सियों और बसों के बीच से भागता हुआ उसके पास गया। उससे एक अखबार खरीदा, फिर उसे हाथ में जकड़े हुए वो एक दरवाजे के भीतर गायब हो गया। वही गया अंदर, हॉल पाइक्राफ्ट चिल्लाया। यही कंपनी के दफ्तर हैं जिनमें वो गया है। मेरे साथ आइए, मैं बात को जितना आसान हो सके उतना आसान बना दूंगा। उसकी अगुवाई में हम 5 मंजिल चढ़े, जब तक कि हम एक आधे खुले दरवाजे के बाहर नहीं पहुंच गए, जिस पर हमारे मुवक्किल ने दस्तक दी। भीतर से आवाज आई कि अंदर आ जाइए, और हम अंदर गए। एक नंगा बिना साज सज्जा का कमरा, जैसा हॉल पाइक्राफ्ट ने बयान किया था। एक अकेली मेज पर वही व्यक्ति बैठा था जिसे हमने सड़क पर देखा था। उसके सामने उसका शाम का अखबार फैला हुआ था, और जैसे ही उसने हमारी ओर देखा, मुझे लगा कि मैंने कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा जिस पर दुख के इतने निशान हों, और दुख से भी आगे की कोई चीज, एक ऐसा भय जैसा बहुत कम लोग जीवन में कभी देख पाते हैं। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसके गाल मछली के पेट की तरह फीके बेजान सफेद थे, और उसकी आंखें बदहवास सी फटी फटी थीं। उसने अपने क्लर्क की ओर यूं देखा जैसे उसे पहचान ही न पा रहा हो,
और हमारे मार्गदर्शक के चेहरे पर उभर आए अचरज से साफ था कि ये उसके नियोक्ता की सामान्य सूरत नहीं थी। आप बीमार लग रहे हैं मिस्टर पेनर, वो चिल्लाया। हाँ, मैं ठीक नहीं हूं, दूसरे आदमी ने कहा, अपने आप को संभालने की साफ कोशिश करते हुए और बोलने से पहले अपने सूखे होठ जीभ से तर करते हुए। ये सज्जन कौन है जिन्हें आप अपने साथ लाए हैं? एक है मिस्टर हैरिस, बरमंड जी के, और दूसरे हैं मिस्टर प्राइस, इसी शहर के। हमारे क्लर्क ने फुर्ती से कहा, ये मेरे दोस्त हैं और अनुभवी सज्जन हैं, पर कुछ समय से इनके पास काम नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि शायद कंपनी की नौकरी में आप इनके लिए कोई अवसर निकाल पाएं। बहुत संभव, बहुत संभव, मिस्टर पिनर ने एक भयावह सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम आपके लिए कुछ न कुछ कर पाएंगे। आपका खास काम क्या है मिस्टर हैरिस? मैं अकाउंटेंट हूं, होम्स ने कहा। हाँ, हमें उस तरह के आदमी की जरूरत पड़ेगी। और आप मिस्टर प्राइस? क्लर्क, मैंने कहा। मुझे पूरी आशा है कि कंपनी आपको समायोजित कर लेगी। जैसे ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे मैं आपको बता दूंगा। और अब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जाइए। खुदा के लिए मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। ये अंतिम शब्द ऐसे निकले जैसे जिस जकड़न में वो खुद को पकड़े हुए था वो अचानक और पूरी तरह टूट गई हो। होम्स और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और हॉल पाइक्राफ्ट मेज की ओर एक कदम बढ़ा। आप भूल रहे हैं मिस्टर पिनर कि मैं आपसे निर्देश लेने के लिए नियत समय पर यहां आया हूं, उसने कहा। निश्चित रूप से मिस्टर पाइक्राफ्ट, निश्चित रूप से, दूसरे ने अब कुछ शांत स्वर में कहा। आप यहां एक क्षण प्रतीक्षा कर सकते हैं और कोई कारण नहीं कि आपके मित्र भी आपके साथ प्रतीक्षा न करें। अगर आप मेरी इतनी सहनशीलता करेंगे तो 3 मिनट में मैं पूरी तरह आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। वो बहुत विनम्र ढंग से कुर्सी से उठा, हमें झुककर सलाम किया और कमरे के सुदूर छोर के दरवाजे से बाहर चला गया, जिसे उसने अपने पीछे बंद कर लिया। अब क्या? होम्स फुसफुसाया। क्या वो हमसे बच निकल रहा है? असंभव, पाइक्राफ्ट ने जवाब दिया। क्यों? वो दरवाजा एक अंदरूनी कमरे में जाता है। कोई दूसरा निकास है? नहीं। क्या वो सजा संवरा है? वो कल खाली था। तो आखिर कर क्या रहा है? उसके बर्ताव में जो बात समझ में नहीं आती वो यही है, अगर कोई आदमी डर से पागलपन की हद तक पहुंचा हो तो उसका नाम पिनर है। उसे ये सेहरन किस चीज ने दी है? उसे शक है कि हम जासूस हैं, मैंने सुझाव दिया। यही बात है, पाइक्राफ्ट चिल्लाया। होम्स ने सिर हिलाया। वो हमारी वजह से पीला नहीं पड़ा। हम जब कमरे में दाखिल हुए वो पहले ही पीला था, उसने कहा। संभव है कि उसकी बात एक तीखे रैट टैट से टूट गई जो अंदरूनी दरवाजे की दिशा से आया था। ये अपने ही दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहा है? क्लर्क चिल्लाया। फिर वही रैट टैट टैट बहुत जोर से सुनाई पड़ा। हम सब बंद दरवाजे की ओर टकटकी लगाए खड़े रहे। जैसे ही नजरें होम्स पर पड़ी उसका चेहरा सख्त हो गया और वो तीव्र उत्तेजना में आगे की ओर झुका। तभी अचानक एक धीमी गुड़गुड़ाती गरगराती सी आवाज आई और लकड़ी पर तेज थपथपाहट होने लगी। होम्स पागलों की तरह कमरे के पार लपका और दरवाजे को धक्का दिया। वो अंदर से बंद था। उसके पीछे पीछे हम सब ने अपना पूरा जोर लगाकर उस पर धावा बोला। पहले एक कुंडी टूटी, फिर दूसरी, और धमाके के साथ दरवाजा भीतर की ओर गिर पड़ा। हम उसे फांदते हुए अंदर के कमरे में पहुंचे। वो खाली था, पर हम केवल एक क्षण के लिए धोखा खा गए। उसी कोने में जो अभी अभी छोड़े कमरे के सबसे करीब था एक दूसरा दरवाजा था। होम्स उस पर झपटा और उसे खींचकर खोला। फर्श पर एक कोट और बनियान पड़ी थी और दरवाजे के पीछे लगे हुक से अपनी ही पेंट के सस्पेंडर को गर्दन में फंसाए फ्रैंको मिडलैंड हार्डवेयर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर लटका हुआ था। उसके घुटने ऊपर खिंचे हुए थे। उसका सिर उसके धड़ से भयावह कोण बनाते हुए लटक रहा था और उसके एड़ी पंजों की खटखट जो दरवाजे से लग रही थी वही आवाज थी जिसने हमारी बातचीत को बीच में तोड़ दिया था। एक ही पल में मैंने उसकी कमर थाम ली और उसे सहारा दिया, जबकि होम्स और पाइक्राफ्ट ने वे इलास्टिक पट्टियां खोल दी जो उसकी सुर्ख पड़ चुकी त्वचा की सिलवटों में गायब हो गई थी। फिर हम उसे दूसरे कमरे में ले आए जहां वो मिट्टी जैसे रंग का पड़ा था और हर सांस के साथ उसके बैंगनी होठ भीतर बाहर फूले सिकुड़े जा रहे थे। 5 मिनट पहले जो कुछ वो था उसका एक भयावह मलबा। तुम्हें क्या लगता है वॉटसन? होम्स ने पूछा।
मैं झुककर उसके ऊपर आया और उसकी जांच की। उसकी नब्ज कमजोर थी और रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन उसकी सांसें लंबी होती जा रही थीं और उसकी पलकों में हल्की सी थरथराहट थी, जिसके नीचे आंख की सफेद गेंद की पतली सी दरार दिख रही थी। ये उसके लिए सांसों का आने जाने वाला ही मामला था। मैंने कहा, लेकिन अब वो बचेगा। वो खिड़की खोल दीजिए और पानी की कराफ मेरे हाथ में दीजिए। मैंने उसका कॉलर ढीला किया, ठंडा पानी उसके चेहरे पर उंडेला और उसके हाथ ऊपर उठाकर नीचे किए, फिर उठाकर नीचे किया, जब तक कि उसने एक लंबी प्राकृतिक सांस न खींच ली। अब ये सिर्फ समय का सवाल है, मैंने कहा और उससे हटते हुए मुड़ा। होम्स मेज के पास खड़ा था, अपने हाथ पैंट की जेबों में गहरे डाले हुए और ठुड्डी सीने पर झुकी हुई। शायद अब हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, उसने कहा, और फिर भी मानना पड़ेगा कि जब वे आए तो उन्हें पूरा का पूरा मामला दे देना ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे लिए तो ये एक बड़ा रहस्य है, पाइक्राफ्ट सिर खुजलाते हुए चिल्लाया। आखिर वे मुझे इतनी दूर यहां क्यों लाए? और फिर वो तो सब बिल्कुल साफ है, होम्स ने अधैर्य से कहा। ये आखिरी अचानक उठाया गया कदम है, तो बाकी आप समझ गए। मेरा ख्याल है वो सब काफी स्पष्ट है। तुम क्या कहते हो वॉटसन? मैंने कंधे उचका दिए। मानना पड़ेगा कि मैं अपनी गहराई से बाहर आ गया हूं, मैंने कहा। अरे, अगर शुरुआत की घटनाओं पर विचार करो तो वे सिर्फ एक ही नतीजे की ओर इशारा करती हैं। आप उनसे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखो, पूरी बात दो बिंदुओं पर टिकी है। पहला ये कि पाइक्राफ्ट से वो घोषणा लिखवाई गई जिसके जरिए वो इस हास्यास्पद कंपनी की सेवा में प्रवेश करता है। क्या तुम्हें यह बहुत संकेतपूर्ण नहीं लगता? सच कहूं तो ये बात मेरी समझ से निकल रही है। अरे, उन्होंने उससे ये क्यों करवाया? कारोबारी कारण से तो नहीं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था आमतौर पर मौखिक होती है और कोई जमीनी व्यावसायिक वजह नहीं थी कि ये अपवाद बनता। नहीं समझते मेरे जवान दोस्त कि वे तुम्हारी लिखावट का एक नमूना पाने के लिए बेहद उतावले थे और उसे पाने का उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और क्यों? ठीक यही क्यों। जब इसका जवाब देंगे तो अपनी छोटी सी पहेली में कुछ प्रगति कर लेंगे। क्यों? इसका सिर्फ एक ही पर्याप्त कारण हो सकता है। किसी को तुम्हारी लिखावट की नकल करना सीखना था और पहले उसका एक नमूना हासिल करना जरूरी था। और अब अगर दूसरे बिंदु पर बढ़ें तो पाएंगे कि हर एक दूसरे पर रोशनी डालता है। वो बिंदु है पिनर का ये अनुरोध कि तुम अपनी जगह से इस्तीफा न दो, बल्कि इस बड़े कारोबार के मैनेजर को पूरे विश्वास में रहने दो कि मिस्टर हॉल पाइक्राफ्ट, जिसे उसने कभी देखा नहीं, सोमवार की सुबह दफ्तर में प्रवेश करने वाला है। हे भगवान! हमारे मुवक्किल ने चिल्लाया। मैं कैसा अंधा भौंडा रहा हूं। अब तुम्हें लिखावट वाली बात समझ आ गई। मान लो तुम्हारी जगह कोई ऐसा आदमी पहुंचता जिसकी लिखावट उस लिखावट से बिल्कुल अलग होती जिसमें तुमने नौकरी के लिए आवेदन किया था, तो खेल वहीं खत्म हो जाता। लेकिन इस अंतराल में बदमाश तुम्हारी नकल सीख चुका था और उसका स्थान इसलिए सुरक्षित था क्योंकि मेरा अनुमान है दफ्तर में किसी ने तुम्हें आंखों से देखा ही नहीं था। एक भी नहीं। हॉल पाइक्राफ्ट करा उठा। बहुत अच्छा। जाहिर है तुम्हें अपने फैसले पर फिर से सोचने से रोकना अत्यंत जरूरी था और तुम्हें ऐसे किसी से मिलने से भी बचाना था जो तुम्हें बता सके कि तुम्हारा हमशक्ल मौसन के दफ्तर में काम कर रहा है। इसलिए उन्होंने तुम्हें तनख्वाह पर एक बढ़िया अग्रिम पकड़ा दिया और तुम्हें मिडलैंड्स की तरफ भेज दिया, जहां उन्होंने तुम्हें इतना काम दे दिया कि तुम लंदन जाने ही ना पाओ, जहां तुम उनका छोटा सा खेल फोड़ सकते थे। ये सब बिल्कुल साफ है। पर यह आदमी अपने ही भाई होने का ढोंग क्यों करता? खैर, वो भी काफी साफ है। इसमें जाहिर है सिर्फ दो ही लोग हैं। दूसरा दफ्तर में तुम्हारा रूप धर रहा है। ये वाला तुम्हारा नियुक्तिकर्ता बना और फिर उसे समझ आया कि तुम्हें कोई नियुक्ता दिलाने के लिए उसे अपने षड्यंत्र में तीसरा आदमी शामिल करना पड़ेगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। उसने जहां तक हो सका अपना चेहरा मोहरा बदला और भरोसा किया कि जो समानता तुम जरूर देखोगे उसे तुम पारिवारिक मिलती जुलती शक्ल पर टाल दोगे। अगर सोने की भराई का वो सुखद संयोग न होता तो शायद तुम्हारे मन में शक कभी जागता ही नहीं। हॉल पाइक्राफ्ट ने मुट्ठियां भींचकर हवा में लहराईं। हे भगवान! वो चिल्लाया। जब मैं इस तरह ठगा जा रहा था तब वो दूसरा हॉल पाइक्राफ्ट मौसन के यहां काम कर रहा होगा। हमें क्या करना चाहिए मिस्टर होम्स? बताइए क्या करें? हमें मौसन को तार भेजना होगा। वे शनिवार को 12 बजे बंद कर देते हैं। कोई बात नहीं, वहां कोई दरबान या चौकीदार होगा। हाँ, वहां एक स्थायी पहरा रहता है, क्योंकि उनके पास जो सिक्योरिटीज रहती हैं
उनकी कीमत बहुत होती है। मुझे याद है, सिटी में इसके बारे में बातें सुनी हैं। बहुत अच्छा, हम उसे तार करेंगे और देखेंगे कि सब कुशल मंगल है या नहीं। और क्या तुम्हारे नाम का कोई क्लर्क वहां काम कर रहा है? ये तो बिल्कुल साफ है, लेकिन जो साफ नहीं है वो ये कि हमें देखते ही बदमाशों में से एक ने तुरंत कमरे से निकलकर अपने आप को क्यों टांग लिया? अखबार। हमारे पीछे से एक कर्कश आवाज निकली। आदमी उठकर बैठ गया था, सफेद पड़ा, भयावह, पर आंखों में समझ लौटती दिख रही थी, और उसके हाथ घबराहट में उसके गले के चारों ओर पड़े चौड़े लाल निशान को मल रहे थे। अखबार, बिल्कुल, होम्स ने चीखते हुए कहा, उत्तेजना के दौर में कांपते हुए। कितनी मूर्खता! मैं हमारी मुलाकात की बात में इतना उलझा रहा कि अखबार का ख्याल एक पल को भी दिमाग में नहीं आया। यकीनन राज उसी में होगा। उसने अखबार को मेज पर फैलाया और उसके होंठों से विजयी चीख निकल गई। इधर देखो वॉटसन, वो बोला, ये लंदन का अखबार है, इवनिंग स्टैंडर्ड का शुरुआती संस्करण। यही तो चाहिए था। सुर्खियां देखो, क्राइम इन द सिटी, मॉसन एंड विलियम में हत्या, एक विराट डकैती की कोशिश, अपराधी गिरफ्तार। लीजिए वॉटसन, हम सब उतने ही बेताब हैं सुनने को, तो कृपा करके इसे हमें जोर से पढ़कर सुनाइए। अखबार में उसकी जगह देखकर ही लग रहा था कि यह शहर की सबसे अहम घटना थी, और उसका ब्यौरा इस तरह था। आज दोपहर सिटी में एक निहायत खूंखार डकैती की कोशिश हुई, जिसका अंत एक आदमी की मौत और अपराधी की गिरफ्तारी पर हुआ। कुछ समय से मॉसन एंड विलियम्स, जो मशहूर वित्तीय फर्म है, के पास कुल मिलाकर 1 मिलियन पाउंड से बहुत ऊपर की रकम की सिक्योरिटीज अमानत के तौर पर रखी थी। मैनेजर इस भारी जिम्मेदारी से इतना सजग था कि सबसे नए ढांचे वाली तिजोरियों का उपयोग किया गया, और दिन रात एक सशस्त्र चौकीदार इमारत में तैनात रहा। प्रतीत होता है कि पिछले हफ्ते फर्म ने हॉल पाईक्राफ्ट नाम का एक नया क्लर्क नियुक्त किया। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बदनाम जालसाज और तिजोरी तोड़ बेडिंगटन था, जो अपने भाई के साथ मिलकर हाल ही में 5 साल की सजाए कैद काट कर निकला था। किसी तरह, जो अभी स्पष्ट नहीं, उसने झूठे नाम से दफ्तर में ये आधिकारिक पद पा लिया और उसे इस तरह इस्तेमाल किया कि विभिन्न ताले की ढलाई के नमूने हासिल कर ले और स्ट्रांग रूम तथा तिजोरियों की स्थिति का पूरा ज्ञान ले ले। शनिवार को मॉसन के यहाँ आमतौर पर क्लर्क दोपहर में निकल जाते हैं। सिटी पुलिस के सार्जेंट ट्यूसन को इसलिए यह देख आश्चर्य हुआ कि 1:45 सीढ़ियों से एक सज्जन कालीन बैग लेकर नीचे उतर रहे हैं। शक होने पर सार्जेंट ने उस आदमी का पीछा किया और कांस्टेबल पालक की मदद से बेहद जबरदस्त प्रतिरोध के बाद उसे गिरफ्तार करने में सफल हुए। तुरंत ही साफ हो गया कि एक दिलेर और विराट चोरी की गई थी। लगभग 1 लाख पाउंड के अमेरिकी रेलवे बॉन्ड्स और अन्य खानों व कंपनियों के बहुत से स्क्रिप बैग में मिले। इमारत की जांच करने पर अभागे चौकीदार की लाश सबसे बड़ी तिजोरी में दबी ठुसी मिली, ऐसी कि अगर सार्जेंट ट्यूसन की फुर्ती न होती तो सोमवार सुबह से पहले उसका पता न चलता। आदमी की खोपड़ी पीछे से मारकर पोकर के वार से चकनाचूर कर दी गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि बेडिंगटन ने यह बहाना बनाकर प्रवेश पाया कि वो अपना कुछ सामान भूल गया है, और चौकीदार की हत्या करके बड़ी तिजोरी साफ की और फिर माल लेकर निकल भागा। उसका भाई, जो आमतौर पर उसके साथ काम करता है, जहां तक अभी पता चला है, इस वारदात में नजर नहीं आया है, यद्यपि पुलिस उसके ठिकाने की सख्त तलाश कर रही है। खैर, उस दिशा में पुलिस की थोड़ी बहुत मेहनत हम बचा सकते हैं। होम्स ने खिड़की के पास दुबके खड़े उसका सूखा जर्जर चेहरा देखकर कहा, इंसानी फितरत बड़ी अजीब घालमेल है वॉटसन। देख रहे हो कि एक खलनायक और कातिल भी ऐसा स्नेह जगा सकता है कि जब उसके भाई को पता चलता है कि उसकी गर्दन दब गई तो वो आत्महत्या पर उतर आता है। खैर, अब हमारे पास करने को और कुछ नहीं बचता। डॉक्टर और मैं पहरा देंगे मिस्टर पाईक्राफ्ट। आप मेहरबानी करके पुलिस बुलाने के लिए अभी चले जाइए। अभी आप सुन रहे थे ऑर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी द एडवेंचर ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स क्लर्क का हिंदी अनुवाद, स्टॉक ब्रोकर के क्लर्क का रहस्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।